बीते दिन सारण में हुई चुनावी हिंसा 90 के दशक की बिहार की याद दिलाती है। वो बिहार जहां पर 90 के दशक में जंगल राज हुआ करता था और उस जंगल राज का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हर चुनावी सभा में कहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार 90 के दशक में कैसा हुआ करता था। जब हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे तो कहीं भी कोई बंदूक निकाल कर खड़ा हो जाता था, कहीं पर भी हिंसा हो जाती थी। और एक बार फिर से सारण में बीते दिनों जो हुआ वो फिर से एक बार 90 के दशक की बिहार की याद दिलाया। बता दें आपको कि सारण में एक तरफ चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य थी, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी। 20 तारीख का दिन जिस दिन मतदान हुआ, और मतदान के दिन जो घटना हुई उसका असर ये हुआ कि मतदान के दूसरे दिन यानी कि 21 तारीख को गोलीबारी हुई। मेरे साथ राजीव जी जुड़े हैं। हम इस मसले पर जिक्र करेंगे कि आखिर ये छोटी सी घटना इतना बड़ा अंजाम इसका कैसे हो गया, इतना बड़ा रूप क्यों ले लिया, और कौन जिम्मेदार है। क्या चुनाव आयोग, प्रशासन, दो प्रत्याशी, या इसके अलावा कौन जिम्मेदार है, क्या कुछ हुआ, पूरे घटने पूरे प्रकरण के बारे में हम जिक्र करेंगे। मेरे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी, जो हुआ वो बेहद ही ज्यादा खराब हुआ, निंदनीय है, लेकिन कौन जिम्मेदार है इसका। लेकिन हम अपने इस बात को शुरू करने से पहले बताते हैं कि जब किसी खेल का भी कोई मुकाबला होता है ना, जब मैदान में दो टीमें उतरती हैं तो दोनों टीमों के खेल का मूल्यांकन करने के लिए मैदान के अंदर रेफरी या अंपायर होता है, जिसकी भूमिका बहुत बड़ी अहम है होती है। जी। कुछ ऐसा ही दिख रहा है इस बार के चुनाव में कि जो इसमें जो लोकसभा चुनाव में जो अंपायर की भूमिका में है, जो रेफरी के भूमिका में है, वो कौन है? वो है चुनाव आयोग। जी। और चुनाव आयोग जिस तरह से इस पूरे चुनाव के दौरान एक्ट कर रहा है, शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है, आयोग के अधिकारी मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की जो गलतियां, इस तरह के जो हिंसा की जो खबरें हैं वो कई जगह से आगे भी हो सकती है। अभी बिहार में 24 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हो चुका है, वहाँ मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 16 अभी भी बाकी है, जो छठे और सातवें चरण में होना है। हम शुरू से कह रहे थे नेहा कि हम लोग जब परिचर्चा इस तरह की करते हैं तो हम शुरू से कह रहे थे कि इस बार जो बिहार में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, वो या तो सांप्रदायिक फील्ड में हो रहा है, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर हो रहा है, और उसके काउंटर में जो विपक्ष है वो जातीयता के इसमें। और ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच है कि बिहार की राजनीति जातीय व्यवस्था पर आधारित है। तो जब जातीय तनाव की खबरें कई लोकसभा क्षेत्रों से आ रही थी, हमने और ऐसा नज़ारा हमने मुंगेर में भी देखा कि जहाँ पर बाहुबली अशोक महतो और बाहुबली अनंत सिंह दोनों एक दो अलग अलग ध्रुव में थे। अशोक महतो की पत्नी जहाँ आरजेडी के टिकट पर थी, वहीं ललन सिंह जिनके समर्थन में अनंत सिंह को जेल से पैरोल दिया गया था। तो इस तरह की जो लगातार जो खबरें आती रहीं और हम लोग उसको देखते रहे, और चुनाव आयोग की भूमिका इसमें सबसे संदिग्ध रही है। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जो इससे पहले बिहार के चुनावों में टीएन सेशन के बाद जो यहाँ पर जो मेंटेन रहा, जिसको जो एक्सरसाइज में रहा और उस पर यहाँ चुनाव होता रहा, वो इस बार वैसी व्यवस्था इस बार कहीं नजर नहीं आ रही बिल्कुल थी। बिल्कुल राजीव जी, हम जब जंगल राज का जिक्र करते हैं, बिहार वाले तो इस शब्द से बेहद ही ज्यादा वाकिफ होंगे। जंगल राज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जनसभा में जंगल राज का जिक्र करते हैं। तो क्या ये फिर से जंगल राज की वापसी नहीं है चुनाव के लिए? एक तो आप अ, अनंत सिंह को बाहर करते हैं, मुंगेर की जो घटना होती है, इसके अलावा अब सारण में जो घटना हुई है। वहां भी पथराव हुआ था बिल्कुल। मतदान के बाद। वहां भी अनीता कुमारी जो आरजेडी की प्रत्याशी थी और अशोक महतो की पत्नी थी, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। वो तो कहिए कि गनीमत थी कि वो मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो वहां भी जातीय तनाव की वो खबरें आ रही थी वहां से भी। तो इस तरह से, और जंगल राज की जो आप बात कर रही क्या हैं, ये जंगल राज वापसी नहीं है? तो जंगल नीतीश कुमार
को जब ये बिहार में सत्ता की मिली थी सत्ता, तो उस समय जंगल राज से शुरुआत होती थी। तो सवाल तो फिर उठने लगा है कि क्या नीतीश राज ने जंगल राज से जो व्यवस्था, जो जो जिम्मेवारी बिल्कुल। जो जिम्मेवारी संभाली थी सत्ता की, वो जंगल राज के दौर में, क्या जाते जाते बिहार को फिर एक बार जातीय हिंसा या इस तरह के चुनावी हिंसा के आग में झोंकने की तैयारी हो चुकी है? अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी बिहार में जातीयता और जातीय गोलबंदी पूरी तरह मजबूत दिख रही है। और आने वाले जो 24 लोग 26 कितने 24 हो चुके हैं ना, 16। 16 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में जो अभी मतदान होना है, वहाँ भी जातीय गोलबंदी पूरे चरम पर है। चाहे वो आप उससे छपरा से लगा हुआ जो इलाका है, वो महाराजगंज में मतदान होना भी बाकी है, सिवान में मतदान होना बाकी है, गोपालगंज में मतदान होना बाकी है, वैशाली में मतदान होना बाकी है, और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी बिल्कुल। चंपारण और वाल्मीकि नगर में। तो ये जो 8 इसमें है, तो यहाँ इसका असर चुनाव में, एक जो भी कोई वारदात होती है, जो भी कुछ चुनावी हिंसा होती है, उसकी आग जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल राजीव ये जी। बिहार के लिए काफ़ी क्या कहें, चिंताजनक बात है कि बिहार फिर वो चुनावी हिंसा की आग में जाता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी बिहार का चुनाव का इतिहास जो रहा है, वो काफ़ी रक्त रंजित रहा है। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रोहिणी आचार्य जब सारण में बूथ संख्या 318 और 319 पर गई, तो वहां पर जो वीडियोस निकल कर आए, जो दृश्य थे, वहां पर एक महिला प्रत्याशी बूथ पर आती है। वजह जो भी रहा हो, आप वजह ये दे रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बूथ छापने आई थी, तो वहां चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद थे। जब एक महिला प्रत्याशी आती है, उसके सामने आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि एक अकेली महिला वहां पर, और इसके अलावा आप किसी के भी समर्थक हो, लेकिन एक आप एक आम नागरिक हैं, वहां किसी महिला के सामने आप हूटिंग करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, तो महिला का कितना अपमान हो रहा है। वहां पर तमाम प्रशासन मौजूद थे, इसके अलावा ये तमाम गतिविधियां हो रही थी वहां। देखिए, चुनाव जीतने के लिए जो हम बताया कि वो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और किसी भी प्रत्याशी का ये अधिकार होता है उसको, कि वो बूथ पर जा कर के वहाँ पर बूथ का निरीक्षण कर सके कि वहाँ पर मतदान धीरे तो नहीं हो रहा है, मतदान रुका हुआ तो नहीं है, या कोई जेन्युइन वोटर है उसको मतदान से रोका तो नहीं जा रहा है। तो अगर रोहिणी आचार्य उस मतदान केंद्र पर गई, तो उन्होंने कोई कानून विरोधी काम तो नहीं किया। ये तो चुनाव के नियम में भी यह है कि वो प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी भी दल का प्रत्याशी हो, अगर वो उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो वो जा सकता है, मतदान केंद्र का निरीक्षण कर सकता है, और अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का वो निरीक्षण कर सकता है। ऐसे में अगर वहाँ कोई बात हुई, तो कहाँ थी पुलिस फोर्स? मतदान केंद्रों पर तो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की बात कही गई थी, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ थी? या फिर रोहिणी आचार्य को जो लड़के या जो लोग हूट कर रहे थे या उनके साथ अभद्र व्यवहार किए, तो उस समय पुलिस फोर्स कहाँ थी? उस समय तत्काल कोई एक्शन लेना चाहिए था, तो अगले दिन सुबह सुबह यह घटना नहीं होती। तो इस तरह जो चुनाव आयोग का दूसरा काम भी क्या है कि चुनाव होते ही वो जो पुलिस बल होता है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, वो चुनाव होते ही शाम में अपना बोरिया बिस्तरा नहीं लपेट कर वहाँ से निकल जाती है। चुनाव होने के बाद कुछ फोर्स को उस जगह रखा जाता है, ताकि कोई रिटेलिएशन में, किसी तरह की प्रतिक्रिया में कोई घटना ना हो जाए। तो फिर तो इस तरह का, इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रशासनिक तैयारी भी पूरी नहीं थी, कि सुबह सुबह गोली चलता है और कोई गोली से घायल होता है और किसी की जान चली जाती है। तो ये सारा मामला जो है, वो अभी तो हम सरकार को भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या किसी भी मामले की जांच हो, या शिकायत सुनने का मामला हो, तो हम तो चुनाव आयोग से ही सवाल करेंगे कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा था मुंगेर में जो इस तरह की घटना हो गई। और अभी हम कह रहे हैं कि जब एक बार हिंसा की वारदात शुरू होती है, तो वो जंगल की आग की तरह उसको फैलने में कोई समय नहीं लगता है। तो आगे के चुनाव के लिए भी हमको लगता है कि चुनाव आयोग इस तरह के मामलों को लेकर सतर्क होगा, और सतर्क होने के बाद जो बाकी जो 16 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव बचा हुआ है, मतदान की होने वाला है वहाँ, तो उस मतदान से पहले ही
वो प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था वहाँ करेगा। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन जब हम उस हालात को समझते हैं, रोहिणी आचार्य जी वहां पर गई और उसके बाद हुटिंग हुआ, तमाम चीजें हुई, वहाँ जो मौजूद फोर्स थे उनका तो ये भी काम है कि आप बूथ के आसपास ज्यादा लोग ना रहे, जो वोट दे दिए हैं वो वापस चले जाएं। वोट देने के बावजूद वहां आसपास इतनी भीड़ क्यों थी? बिल्कुल उसी, और वो भीड़ थी क्यों, या अगर बूथ के अंदर ये कोई भी प्रत्याशी अगर जाता है तो उसमें वहाँ बूथ के अंदर एक सुरक्षा घेरा होता है और वो 3 लेयर सुरक्षा घेरा होता है। तो वो सुरक्षा घेरे के अंदर इस तरह के तत्व कैसे बैठे हुए थे? और अगर उन्होंने हुट किया तो क्यों नहीं पुलिस 2-4 को वहाँ से उठा कर ले गई अपने साथ, थाने ले जा करके उनके साथ किसी तरह की कार्रवाई की गई? तो तो ये डर बना रहता, शायद सुबह ऐसी घटना नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं होती। अगर तत्काल उसमें कार्रवाई की गई होती और 2-4 लोगों को अगर पुलिस पकड़ कर ले जाती तो निश्चित अगले दिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती, वहाँ फायरिंग नहीं होता और न किसी की जान जाती। और इस तरह के वहाँ शुरू से दिख रहा था कि, और इसके लिए ये जो आप जो चुनावी हिंसा की, ये इसके लिए हमारी पार्टियां भी, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ये भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। आप अगर बिहार में जिस तरह से आप पूरे चुनावी सभाओं पर अगर आप ध्यान दीजिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वो भारत सरकार के कितने भी बड़े मंत्री हों या भाजपा के नेता हों, वो यहाँ आकर के वो क्या कर रहे हैं? वो कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो जवाब में विपक्ष को भी अपनी जातीय गोलबंदी का सहारा लेना पड़ता है। और टोटल बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप किसी भी चुनाव क्षेत्र को देखिए, तो जो 1 to 1 की जो रणनीति इंडिया गठबंधन ने बनाई थी, तो जहां भी फॉरवर्ड कैंडिडेट भाजपा या एनडीए ने दिया है, वहां इन्होंने बैकवर्ड कैंडिडेट को चुनाव में उतारा है। कि ये साफ दिख रहा था कि अगर तुम कम्युनल कार्ड खेल रहे हो तो इधर से भी जातीय कार्ड खेलने की पूरी तैयारी थी। और ऐसे में चुनाव आयोग को जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी, जिस तरह का वो इंटेलिजेंस इनपुट भी उनको मिलता है, चुनाव से पहले वो हर जगह से इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाता है कि यहाँ पर जातीय तनाव है, यहाँ पर कम्युनल तनाव है। तो इस तरह की, तो ये जो इनपुट जो था उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? कब की शुरू से हो रहा था कि वहाँ एक जाति विशेष के लोग एक दूसरे के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। तो इसका मतलब था कि उस समय तत्काल उस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी, वहाँ पर पुलिस बल तैयार करना चाहिए था, या जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आया था चुनाव आयोग के पास, तो इन इंटेलिजेंस इनपुट पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो अगर इस तरह की कार्रवाई जब नहीं होगी तो फिर हम 2005 के पहले वाले जंगल राज की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। खैर, ये तमाम घटना हुई और उसके बाद जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग, प्रशासन, या वो दोनों प्रत्याशी जिनका वहां पर वोट डाला जा रहा था जिनको? ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की घटना फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी की ओर ले जा रहा है। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।